नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 16 महाजनपद इन सब के बारे में देख लिया था। तो आज हमको जो है मौर्य वंश से स्टार्ट करना है। तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में क्या क्या कैसे हुआ था, क्रमवार तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि हमारा जो मौर्य वंश था, कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। पहले हम इसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर आगे अध्ययन करेंगे। देखिए, जो मौर्य वंश था ये कैसे आया था, इसके पीछे क्या कहानी थी। तो जो चाणक्य थे, कौन? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। इनका बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, विष्णुगुप्त था। और इसके अलावा इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? चाणक्य नाम था, विष्णुगुप्त नाम था और कौटिल्य था। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है कभी कभी पूछ लेता है कि जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? जो अर्थशास्त्र है ये कैसी पुस्तक है? तो ये राजनीति विज्ञान पे आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीति पर आधारित है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये किस पे आधारित है? राजनीति पर आधारित है। ठीक है। और जो है इस पुस्तक की खोज 1909 में। कब? 1909 में। ठीक है। अच्छा, 1909 जो है आधुनिक भारत हम देख चुके हैं। तो आधुनिक भारत में जो 1909 था, ये आप लोग को याद दिला दें कि मार्ले मिंटो सुधार से था। किससे? मार्ले मिंटो सुधार से था। ठीक है। और इसी में जो है मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है। तो 1909 में श्याम शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने मैसूर संग्रहालय से जो है इसकी जो है खोज की थी। तो जो इसकी भाषा थी वो कौन सी थी? इसकी जो भाषा थी अर्थशास्त्री, वो संस्कृत में थी। किस में थी? संस्कृत में थी। और लिपि कौन सी थी? तो लिपि जो है वो देवनागरी थी। कौन सी? देवनागरी थी। ठीक है। भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य को ही कहा जाता है। अगर पूछे कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो चाणक्य को ही क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली कहते हैं। ठीक है। चाणक्य को भारत का क्या बोलते हैं? भारत का मैकियावेली बोलते हैं। ठीक है, भारत का मैकियावेली बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर कभी पूछ ले कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने भागों में विभाजित है, तो वो 15 भागों में बटा हुआ है। कितने? 15 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 15 भागों में बटा हुआ है। और कितने उपभाग हैं? तो 180 उपभाग हैं। कितने? 180 उपभाग हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर और बात करें तो देखिए, जो चाणक्य था इसने जो है सप्तांग सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सप्तांग सिद्धांत। ठीक है। अब ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो देखिए, सप्तांग सिद्धांत की अगर बात करें तो देखिए इसमें ऐसे लिख लीजिए, सप्तांग सिद्धांत। क्या? सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है। अब सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो देखिए इसमें इसने तुलना किया था, जो शरीर के अंग थे उससे कौन कौन से राजा के क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में कहा था। ठीक है। तो देखिए, दुर्ग जो होता है, क्या? दुर्ग। इसने दुर्ग की जो तुलना की थी वो किससे की थी? बाँस से की थी। किससे की थी? बाँस से। ठीक है। उसके बाद में हमारा हो गया अमात्य। क्या हो गया? अमात्य। ठीक है, अमात्य। इसकी तुलना किससे की थी? तो अमात्य क्या होता था? आँख होता था। ठीक है, आँख। अमात्य मतलब विदेश मंत्री की बात कर रहा है। इसके बाद में जो है मित्र। तो जो मित्र होता था उस समय वो कैसा होना चाहिए? तो वो कान जैसे, मित्र कोई बात सुन के और फिर अच्छे से उसको बता दे, तो मित्र क्या होता था? कान। मतलब मित्र की तुलना इसने किससे की है सप्तांग सिद्धांत में? कान में, कान से। अगला हमारा है राष्ट्र। तो राष्ट्र की तुलना इसने किससे की है? तो राष्ट्र की तुलना इसने की है बाँस से। किससे की है? बाँस से। ठीक है। इसके बाद में कोष की तुलना। कोष जो खजाना होता था, तो खजाना की तुलना किससे की है, यानी कोष की तुलना किससे की है? तो देखिए, कोष की तुलना इसने की है मुख से। किससे की है? मुख से। इसके बाद में अगला हमारा हो गया स्वामी। ठीक है, स्वामी। स्वामी की तुलना किसने की है? तो स्वामी की तुलना, भाई स्वामी है तो सर का क्या होगा? ताज होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? सिर से। स्वामी की तुलना किससे की है? तो ये सिर से की है। तो देखिए, दुर्ग की तुलना किससे की है? बाँस से की है। ठीक है। अमात्य की तुलना किससे की है? आँख से। मित्र की कान से। ठीक है। राष्ट्र का बाँस से। कोष का मुख से। और स्वामी का सर से। ठीक है। आगे अगर देखें तो समाज के प्रति इसकी दृष्टिकोण कैसी थी? तो देखिए, इसका जो दृष्टिकोण था वो था समाज के प्रति, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता था। किसमें? वर्ण व्यवस्था में। किसमें? वर्ण व्यवस्था में ये विश्वास रखता था। ठीक है। चाणक्य जो है वर्ण व्यवस्था में ये विश्वास रखता था। और इसने जो है ब्राह्मण को क्या बताया? श्रेष्ठ बताया है। ब्राह्मण को क्या बताया है? ब्राह्मण को इसने श्रेष्ठ बताया। ठीक है। ब्राह्मण को इसने क्या बताया? श्रेष्ठ बताया। ठीक है। लेकिन ये भी बात कहा कि अगर ब्राह्मण देशद्रोह करता है, क्या करता है? देशद्रोह करता है, तो उसके लिए जो है सज़ा क्या होनी चाहिए? मृत्युदंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
मृत्युदंड होनी चाहिए, ठीक है, ये बात इसने कहा। बाकी क्षत्रियों का गुण इसने क्या बताया, तो इसने बताया कि क्षत्रियों का जो गुण है वो शासन करना है। क्या है, शासन करना है। जबकि अर्थव्यवस्था की सारी जिम्मेदारी किस पे कर दिया, वैश्यों पर कर दिया। किसने, वैश्य, ठीक है, व्यापारी वर्ग पर, इन पर कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने जो है वर्ग व्यवस्था पे जो है बात ना करके किस पे की थी, वर्ण व्यवस्था पे। किसने, वर्ण व्यवस्था पे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि वर्ण व्यवस्था की बात कहाँ की गई है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। कहाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है, पुरुष सूक्त में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और बात करें तो जो इसने महिलाओं के प्रति इसका दृष्टिकोण था, तो इसने विवाह को जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का बताया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो विवाह है वो कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कितने, 4 प्रकार का। पहला जो इसने बताया है वो बताया है दैव विवाह। कौन सा, दैव, ठीक है, दैव विवाह। दूसरा कौन सा बताया है, तो दूसरा इसने बताया ब्रह्म विवाह। कौन सा, ब्रह्म विवाह। तीसरा कौन सा बताया, अर्ष। कौन सा बताया, अर्ष। और जो चौथा बताया वो बताया प्रजापति। कौन सा, प्रजापति। ये इसने 4 प्रकार के अपने अर्थशास्त्र में विवाह का वर्णन किया है, ठीक है। महिलाओं के लिए इसने आसूर्यपस्या, जिसको सूर्य ना देखता हो, तथा प्रदा प्रथा का साक्ष्य भी इसके अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जिसके लिए अवरोधनी शब्द का प्रयोग किया। किसका, अवरोधनी शब्द का प्रयोग इसने किसके लिए किया है, प्रदा प्रथा के लिए। किसके लिए, प्रदा, ठीक है, प्रदा प्रथा के लिए, ठीक है, प्रदा प्रथा के लिए। इसके लिए इसने अवरोधनी शब्द का प्रयोग किया है। और विवाह विच्छेद, चाणक्य ने विवाह विच्छेद यानी तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। किसका, मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। मतलब अगर तलाक हो जाता है, तलाक या विवाह विच्छेद, ठीक है, तलाक या विवाह विच्छेद, तो विवाह विच्छेद के लिए इसने क्या प्रयोग किया है, तो इसने प्रयोग किया है जो है किस चीज़ का, मोक्ष शब्द का। किसका, मोक्ष का। मतलब अगर तलाक हो जाता है तो इसके नज़र में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसा चाणक्य कहते थे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे अगले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक जो है विदेशी यात्री थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज, ठीक है। क्या नाम था, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। इनकी जो पुस्तिका थी उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका नाम था, ठीक है, इंडिका नाम था। और ये किसके, तो ये जो है मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर, किसके, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। किसके, सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। किसके, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, ठीक है। और ये जो है पाटलिपुत्र को, किसको, पाटलिपुत्र को, किसको, पाटलिपुत्र को, ये जो है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र को ये क्या बताते हैं कि जो पाटलिपुत्र है ये गंगा, ठीक है, गंगा प्लस सोन नदी के जो है किनारे स्थित है। गंगा और सोन नदी के किनारे या उसके तट पर स्थित है, ठीक है। ये बात भी ये कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने समाज में जो है वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की है। किसकी, वर्ण व्यवस्था की नहीं बात की है, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो जो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज ने जो है इसने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। इसने वर्ण व्यवस्था, किसको, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानता था, ठीक है। इसने कहा जैसा जो व्यक्ति काम करेगा उसके अनुसार उसका जो है वर्ग हो जाएगा। तो इसने किसको माना, वर्ग व्यवस्था को, ठीक है, वर्ग व्यवस्था को माना, ठीक है, वर्ग व्यवस्था को माना, ठीक। तो यानी कि जो मेगास्थनीज था वो वर्ण व्यवस्था पे नहीं बल्कि वर्ग व्यवस्था पे विश्वास करता था। और कितने भागों में बांटा था, तो 7 भागों में। कितने भागों में, 7 भागों में। देखिए पहला उसने कहा दार्शनिक, किस, क्या कहा, दार्शनिक, ठीक है। एक तो दार्शनिक रखा, दूसरा कृषक को रखा, दूसरे नंबर पर किसको रखा, कृषक को रखा, ठीक है। तीसरे पर पशुपालक को रखा, किसको रखा, पशुपालक को, ठीक है। चौथे पे उसने कारीगर को रखा, किसको रखा, कारीगर को, ठीक है, कारीगर को। उसके बाद मतलब जो जैसा, जैसे हमारे बढ़ई है तो वो बढ़ई हो गया, चाहे उसका जन्म किसी भी कास्ट में हो, लेकिन अगर वो कारीगर का काम करता है तो जो उसका कर्म है उसी के अनुसार जो है उसको उस जाति में माना जाएगा। फिर उसके बाद में उसने योद्धा रखा, क्या रखा, योद्धा। अब ये नहीं कि क्षत्रिय युद्ध कर रहे हैं तो सिर्फ क्षत्रिय ही योद्धा होंगे। अगर मान लीजिए कोई अदर कास्ट का कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वही योद्धा हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला जो इसने रखा वो निरीक्षक रखा, क्या रखा, निरीक्षक रखा। और फिर उसके बाद में इसने क्या रखा, मंत्री रखा। तो इसने कितने वर्गों में रखा, 7 रखा। और सबसे योग्य किसको माना, तो सबसे योग्य निरीक्षक को माना था। किसको माना था, निरीक्षक को। दास व्यवस्था का इसने वर्णन नहीं किया, किसका, दास व्यवस्था, दास व्यवस्था को इसने नहीं माना, दास व्यवस्था का वर्णन कहीं नहीं किया, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है। देखिए मेगास्थनीज ने एक बात और कही थी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो जिले एवं सड़क का, किसका, जिला, ठीक है, जिला प्लस सड़क, जिला प्लस सड़क, इस दोनों का जो प्रमुख होता था,
ठीक है। इस दोनों का जो प्रमुख होता था उसके लिए एग्रोनोमोई शब्द यूज़ करता था। कौन सा? एग्रोनोमोई शब्द, ठीक है, एग्रोनोमोई शब्द, ठीक है। एग्रोनोमोई शब्द किसके लिए प्रयोग करता था? तो जो जिला और सड़क का क्या होता था? प्रमुख होता था। लेकिन जो नगर प्रशासन का, किसका? नगर प्रशासन का, ठीक है, जो नगर प्रशासन का प्रमुख होता था, किसका? नगर प्रशासन का, इसके लिए एस्ट्रोनोमोई प्रयोग करता था। क्या करता था? एस्ट्रोनोमोई, ठीक है, एस्ट्रोनोमोई शब्द का प्रयोग करता था। कौन करता था? मेगास्थनीज करता था, ठीक। मेगास्थनीज ने ये भी बात कही कि इसके अनुसार भारतीय पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, ठीक है। निर्याकस तो यहाँ तक कहता है कि भारतीय जो है कपड़े पर लिखते थे और इनकी जो लिपि थी वो भिक्षु थी। कौन सी थी? भिक्षु लिपि थी। ऐसा बात कौन कहता है? निर्याकस कहता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मौर्य वंश, ठीक है। अब मौर्य वंश के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये किसकी सहायता से जो है मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो कौटिल्य के, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है। यानी स्टार्टिंग में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था और सबसे अंतिम में कौन था? बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त के बाद में कौन बना था? तो वो बना था बिंदुसार, अशोक, ठीक है, और दशरथ। तो हमें मुख्य रूप से इन तीन के बारे में मौर्य साम्राज्य में देखना है और सबसे अंतिम हमको याद रखना है कि बृहद्रथ था। इसके अलावा दशरथ ने जो है बिहार में जैसे कर्ण चौपड़ हो गया, ठीक है, और बराबर की पहाड़ी, इस प्रकार की कुछ जो है गुफाएं बनवाई थी, तो उसके बारे में हमको देखना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो इसका विवाह जो है सेलुकस की पुत्री, किसकी? सेलुकस, ठीक है, सेलुकस, ठीक है, सेलुकस की जो पुत्री थी, कौन थी? पुत्री थी, उसका नाम क्या था? हेलेना था। क्या नाम था? हेलेना, ठीक है। इसी हेलेना के साथ में इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ठीक है। और इसी के काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो इसके काल में जो है दुर्भिक्ष अकाल, किसका? दुर्भिक्ष अकाल का, ठीक है, किसका? दुर्भिक्ष अकाल, ठीक, दुर्भिक्ष अकाल, ठीक है, दुर्भिक्ष अकाल। तो इस दुर्भिक्ष अकाल के बारे में दो हमको जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, दो अभिलेख। कौन कौन से? तो दो अभिलेख के नाम देख लेते हैं। दो अभिलेख कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है शाह गौरा, क्या है? शाह गौरा, ठीक है, शाह गौरा। और दूसरा कौन सा है? महास्थान, ठीक है, महास्थान। ये जो शाह गौरा है ये हमारा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और जो महास्थान है ये हमारा है बोगरा। कहाँ है? बोगरा, ठीक है। अब ये बोगरा कहाँ है? तो ये हमारा है जो है बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में, ठीक है। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो दुर्भिक्ष के अकाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। मतलब इस समय खाद्यान्न वगैरह जो है वो सही ढंग से नहीं हो गए थे, आपूर्ति हो गई थी इनकी, ठीक है। यानी कि उस समय अकाल पड़ गया था। तो उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? शाह गौरा से और महास्थान से, ठीक है। इसके बाद में जीटी रोड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भारत को एकीकृत करने का काम किसने किया था? तो उसको उत्तरापथ का निर्माण करवाया था। किसका? उत्तरापथ का निर्माण, ठीक है। उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, उत्तरापथ का। इसी का नाम बाद में जो है वो क्या हो गया था? सड़क-ए-आज़म। क्या हो गया था? सड़क-ए-आज़म, ठीक है, सड़क-ए-आज़म। अब इस सड़क-ए-आज़म किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इसके बाद में इसी को जो है ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया था, ठीक है। ये तीन बात हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो जीटी रोड था उसका नाम क्या था? उत्तरापथ। उसके बाद में सड़क-ए-आज़म और उसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड हो गया था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुछ इतिहासकार हैं तो वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे स्ट्रैबो हो गया। कौन हो गया? स्ट्रैबो, ठीक है, स्ट्रैबो। ये स्ट्रैबो हो गया। एरियन हो गया। कौन हो गया? एरियन हो गया। और इसके अलावा जस्टिन हो गया। कौन हो गया? जस्टिन, ठीक है। ये तीनों इसको जो है सैंड्रोकोटस के नाम से बुलाते थे। किसको? सैंड्रोकोटस, ठीक है, सैंड्रोकोटस के नाम से, ठीक है, सैंड्रोकोटस के नाम से बुलाते थे। इसके बाद में हमारा हो गया एपियन और प्लूटार्क। कौन? एपियन और प्लूटार्क, ठीक है, ये सैंड्रोकोटास के नाम से बुलाते थे। किसको? सैंड्रोकोटास। और फ्लिकार्स जो हो गया ये सैंड्रोकोटास, यानी टा पर आ की मात्रा कर देता था। जो स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन है ये कोट्टस कहते थे, आधा टा रहेगा। एपियन और प्लूटार्क में पूरा टा रहेगा, बाकी दोनों टा सेम चलेगा। इसके बाद में फ्लिकार्स जो है ये सैंड्रोकोटास कहता था, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति और उसकी जीवनी पर जो है कुछ विवाद है, तो उसको लेके हम बात करते हैं। ब्राह्मणों ने इसको क्या कहा? तो जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इसको क्या कहा? ब्राह्मणों ने इसको शूद्र कहा। क्या कहा? शूद्र कहा, ठीक है। इसके बाद में बौद्ध और जो क्षत्रिय थे, कौन थे? बौद्ध थे और जैन थे, इन्होंने इसको क्या कहा? तो इन्होंने इसको क्षत्रिय कहा। क्या कहा? क्षत्रिय कहा, ठीक है। इसके बाद में जो विदेशी थे, कौन थे? विदेशी,
विदेशी लोग थे, इन्होंने इसको क्या कहा, तो इन्होंने इसको सामान्य वर्ग का कहा। क्या कहा, सामान्य वर्ग का कहा था, ठीक है। तो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा था, ठीक है। और क्या कहा था, हम्बोवर्जिन अर्थात सामान्य कुल में पैदा होने वाला इसको बताया था, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, इसके बाद में जो है सेलूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, किसके, सेलूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे, देखिए सेलूकस प्लस चंद्रगुप्त, ठीक है, प्लस चंद्रगुप्त, इन दोनों के बीच में 305 में युद्ध हुआ था। कब, 305 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो है क्या हुआ था कि ये जो सेलूकस था इसने 5 बड़े भूभाग, ठीक है, कौन कौन से 5 बड़े बड़े भूभाग दान में दिए थे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा टफ है लेकिन याद करने की कोशिश करिए। पहला है पेरी, देखिए यहाँ मेरा जो भाई स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो दिक्कत हो रहा है लिखने में, ठीक है। पेरी पनी, ठीक है, सदई, पेरी पनी सदई, ठीक है। ये कहाँ का, ये काबुल का क्षेत्र था, किसका था, काबुल का क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है अराकोसिया, क्या है, अराकोसिया, ठीक है, अराकोसिया, अराकोसिया कहाँ, ये गांधार का क्षेत्र है, कहाँ का है, गांधार का, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है जो है एरिया, क्या है, एरिया, ठीक है, एरिया, ये हमारा हो जाता है हेरात का क्षेत्र, कौन सा हो जाता है, हेरात का। इसके अलावा जेड्रोसिया, कौन सा, जेड्रोसिया, ठीक है। ये सब जो भाग हैं, इन चारों को क्या कर दिया था, अपनी पुत्री का जब विवाह हेलेना का किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, तो इन सबको भी क्या कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, ठीक है, इन सबको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। एक झील इसके शासनकाल में बहुत फेमस हुआ करती थी, ठीक है, जिसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है। तो सुदर्शन झील जो है इसका जो गवर्नर था, ठीक है, इसका जो गवर्नर था वो कौन था, सुदर्शन झील। पहली बात तो देखिए सुदर्शन झील की चर्चा होती है, तो जो सुदर्शन झील थी, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मंत्री था यानी गवर्नर था, क्या नाम था, पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, तो इसी ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में ये जो है जीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी, तो जो है जो अशोक का, ठीक है, अशोक का मंत्री था या गवर्नर था, तुषास नाम था, क्या नाम था, तुषास, तो इसने इसका क्या था, इसका फिर से जीर्ण उद्धार करवाया था, मतलब फिर से इसको नए तरीके से बनवाया था, रिपेयरिंग करवाया था। इसके बाद में बात करें तो दक्षिण का अभियान, ठीक है, दक्षिण के अभियान के बारे में एक पुस्तक है, ठीक है, अहिनारूर, क्या नाम है, अहिनारूर, ठीक है, अहिनारूर, ठीक है, अहिनारूर, इस पुस्तक से जो है इसके दक्षिण के, ठीक है, दक्षिण अभियान का उल्लेख मिलता है, किसका, दक्षिण अभियान का उल्लेख मिलता है। और ये किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक को जो है रुद्र शर्मन ने, किसने लिखा है, रुद्र शर्मन ने, ठीक है। तो दक्षिण के अभिलेख मतलब बारे में उल्लेख कहाँ है, रुद्र शर्मन की पुस्तक अहिनानूर में है, ठीक है। इसके अलावा गुज्जरी, मास्की और खूंटी से भी, ठीक है, किससे किससे, गुज्जरा, ठीक है, मास्की, आगे हम बताएंगे ये सब कहाँ है, और खूंटी, इनसे भी जो है इस बात की जानकारी मिलती है कि इसने दक्षिणी मतलब भारत पे जो है अभियान किया था, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है बिंदुसार, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार जो है यूनानी साहित्य में बिंदुसार को जो है अमित्रोकेडीज, क्या कहा गया, अमित्रोकेडीज, क्या कहा गया, अमित्रोकेडीज, ठीक है, अमित्रोकेडीज, ठीक है, अमित्रोकेडीज, ये शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए, बिंदुसार के लिए, किसके लिए प्रयोग किया गया है, बिंदुसार के लिए अमित्रोकेडीज, ठीक है। जबकि संस्कृत साहित्य में, किसमें, संस्कृत साहित्य में, ठीक है, संस्कृत साहित्य में ये किसमें कहा गया, तो ये यूनानी साहित्य में कहा गया। और संस्कृत साहित्य में इसको क्या कहा गया, अमित्र घात, क्या कहा गया, अमित्र घात, ठीक है। इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। और उसके बाद में जैन साहित्य में सिंहासन या सिंहसेन कहा गया, क्या कहा गया, सिंहासन या सिंहसेन इसको कहा गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, किसके लिए, बिंदुसार के लिए, ठीक है। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसके शासनकाल में तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो उसका दमन जो है अशोक ने किया था, ठीक है, कौन करने गया था, अशोक करने गया था, ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात करें बिंदुसार के दरबार में, किसके, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो देखिए बिंदुसार के दरबार में जो है सीरिया शासक एंटियोकस, किसका, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, कौन, क्या नाम था, एंटियोकस, ठीक है, ये एंटियोकस, ठीक है, ये एंटियोकस का जो राजदूत था, ठीक है, डाइमेकस, क्या नाम था, डाइमेकस, ठीक, डाइमेकस। तो ये जो डाइमेकस था यही बिंदुसार के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये एंटियोकस कहाँ का था, तो ये एंटियोकस जो था ये सीरिया का शासक था, कहाँ का था, सीरिया का शासक था। आजकल बड़ा खतरनाक जगह है सीरिया, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस, और इसी का राजदूत कौन था, डाइमेकस था, ठीक है। इसके बाद में फिर प्लिनी जो मिस्र का राजा टालमी द्वितीय था, तो फिलाडेल्फस ने, ठीक है, डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, किसको, डायनोसियस को, किसको भेजा था, डायनोसियस को भेजा था, डायनोसियस, ठीक, डायनोसियस, ठीक है।
ये बात ध्यान रखनी है कि डायनोसियस जो है ये फिलाडेल्फस द्वितीय, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने, ठीक है, इसको भेजा था डायनोसियस को। तो फिलाडेल्फस जो टालमी द्वितीय था उसका जो क्या कह सकते हैं राजदूत था डायनोसियस था, ठीक है। और यही बिंदुसार के दरबार में आया था, जबकि जो सीरिया शासक था एंटियोकस उसने डायमेकस को भेजा था। ध्यान रखिएगा डायनोसियस और डायमेकस इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद में देखें तो अगला अगर हम बात करें जो प्राचीन भारत था, क्या था प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किसका था, वो भी किसका था, सबसे बड़ा जो है मंत्रिमंडल, ठीक है, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल, ठीक है, ये किसका था, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किसका था, तो वो बिंदुसार का था। अच्छा, इसके समय में 3 अति संवेदनशील क्षेत्र थे, तो कौन कौन से थे, तो एक तो था तक्षशिला, कौन था, तक्षशिला, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, उज्जैन था, कौन था, उज्जैन था, ठीक है। और तीसरा कौन था, कलिंग था, कौन सा था, कलिंग था। ये तीनों बड़े अति संवेदनशील थे किसके समय में, बिंदुसार के समय में। तो ये बात भी जो है कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन से क्षेत्र जो है बिंदुसार के समय में अति संवेदनशील थे, तो कौन से थे, तक्षशिला था, उज्जैन था और कलिंग था। इसके बाद में हम देख लें तो जो अशोक, कौन आ जाता है, अशोक। देखिए भाई यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अशोक से, ठीक है, अशोक, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अगर बात करें तो अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था, इसका राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण, तो इसका राज्यारोहण कब हुआ था, तो राज्यारोहण इसका हुआ था 273 ईसा पूर्व में, कब, 273 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। और लेकिन अगर बात करें इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक, ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। और अशोक जब उज्जैन का गवर्नर था, कहाँ का, उज्जैन का, ठीक है, ये उज्जैन कहाँ है, तो उज्जैन एमपी में है। और अगर कभी पूछ ले कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के, किसके, क्षिप्रा नदी के, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए अशोक जब उज्जैन का गवर्नर था उसी समय विदिशा के एक व्यापारी, ठीक है, की कन्या महादेवी के साथ इसका विवाह हो गया था, ठीक है। उससे 2 संतान उत्पन्न हुई थी, महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम था, महेंद्र नाम था, और क्या नाम था, संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, संघमित्रा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा जो है नाम था, ठीक है। इसके बाद में अगर और बात कर लें तो कौशाम्बी अभिलेख, कहाँ से, कौशाम्बी अभिलेख, ये कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के पास में ही है, कौशाम्बी अभिलेख। इस कौशाम्बी अभिलेख से जो है करवाकी का नाम मिलता है, किसका, करुवाकी, ठीक है, करुवाकी, ठीक है, करुवाकी का नाम मिलता है। और इसकी करुवाकी का नाम मिलता है। और तीवर की ये माता थी, किसकी, तीवर की, ठीक है, किसकी माता थी, तीवर की माता थी। तो इसमें देखिए ऐसे पूछ सकता है कि करवाकी का, पहली बात तो करवाकी जो है ये किसकी माता थी, तो ये तीवर की माता थी, किसकी, तीवर की, ठीक है, एक बात। दूसरी बात अगर पूछ ले कि ये करवाकी का उल्लेख कहाँ है, तो ये रानी का अभिलेख, इसको और क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख, ठीक है। रानी का अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो करवाकी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में दिव्योदान में इसकी पत्नी का नाम तिस्सरक्षिता मिलता है। राजत रंगड़ी में इसके जो पुत्र हैं जालोक का उल्लेख मिलता है, और ये एक पुत्र जो है चारुमती भी है, ठीक है। दिव्योदान में कुणाल का उल्लेख मिलता है जो कि अंधा था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में, ठीक है, जो अशोक है, अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है, देखिए अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है, ठीक है, तो उसमें तो अशोक का नाम जो है प्रियदर्शी है, क्या है, प्रियदर्शी है जो अधिकांश अभिलेख है। लेकिन ठीक है, कौन कौन सा, मास्की, ठीक है, मास्की, अभी मैंने कहा था आगे इसकी चर्चा होगी, गुज्जरा और नेतूर, कौन सा, नेतूर और उदय गोलम, ठीक है, उदय गोलम, ठीक, उदय गोलम, इन चारों में मास्की, गुज्जरा, नेतूर और उदय गोलम में, ठीक है, इसमें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अशोक ही है, क्या नाम है, अशोक, ठीक है। तो पूछ ले कि इसमें मास्की, गुज्जरा, नेतुर और उदय गोलम में जो है अशोक का नाम अशोक है, तो पूछेगा कहाँ पर अशोक का नाम जो है अशोक ही लिखा मिलता है, प्रियदर्शी नहीं। तो वो कौन कौन से हैं, मास्की, गुज्जरा, नेतुर और उदय गोलम है। आगे अगर हम देखें तो देखिए अशोक अपने राज्याभिषेक के, कब, अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, कब, चौथे वर्ष, ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किसको, बौद्ध धर्म। और इसको जो है दीक्षित किसने किया था, तो निग्रोध ने किया था, किसने किया था, निग्रोध ने किया था, ठीक है। इसको दीक्षित करने का काम किसने किया था, निग्रोध ने किया था, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर कभी पूछ ले कि दिव्यावदान में अशोक धम्म यात्रा का उल्लेख, किसका, धम्म यात्रा का, ठीक है, धम्म यात्रा का,
तो जो धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है ये 10वें वर्ष में बोध गया में यात्रा किया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। इस बात का उल्लेख जो है 8वें अभिलेख में प्राप्त होता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब आ जाता है हमारा महत्वपूर्ण जो है कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध। तो देखिए सबसे पहले कलिंग युद्ध के बारे में पूछेगा तो अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के, कब? राज्याभिषेक के, ठीक है, राज्याभिषेक के, ठीक है, 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 9 वर्ष बाद। कितना? 9 वर्ष बाद, ठीक है। क्या करवाया था? 269 में हुआ था, मतलब ये किया था, ठीक है अपना। अब देखिए कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? एक तो देखिए आर्थिक, ठीक है, जो है आर्थिक सबसे मुख्य कारण क्या था? अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ से धन वगैरह की लूटपाट करना, ये जो है उसका मुख्य कारण था। और उस समय जो कलिंग थी उसकी राजधानी क्या थी? तो उस समय जो कलिंग की राजधानी थी वो थी परथालिस। क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? परथालिस थी। क्या थी? परथालिस, ठीक है, परथालिस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, अगर पूछ ले कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? परथालिस थी। ये गोदावरी और महानदी के मध्य में था। किसके? एक तरफ गोदावरी थी, ठीक है, और एक तरफ महानदी थी, ठीक है। कौन कौन से? गोदावरी और महानदी के मध्य में था, ठीक है। और इसके बाद में अगर बात करें, इस युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे, जिससे जो है अशोक बहुत दुखी हो गया था। तो इसने जो है युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लिया था। इस बात का भी उल्लेख कहाँ है? तो 13वां, कहाँ है? 13वां, यानी कलिंग युद्ध के बारे में कहाँ बताया गया है? 13वें अभिलेख में, ठीक है। और इसमें 5 पड़ोसी यानी विदेशी देशों के बारे में बात किया गया, 5 विदेशी पड़ोसी देशों के बारे में बात किया गया है। अब देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं, भाषा और उसकी लिपि, तो देखिए भाषा और लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अशोक की जो है भाषा थी, क्या थी? भाषा, जो अशोक की भाषा थी वो कैसी थी? वो तो प्राकृत थी। कैसी थी? प्राकृत थी, ठीक है। जबकि लिपियां जो है 4 प्रकार की थी। लिपि कितनी प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। अब कौन कौन सी लिपि थी? देखिए पहली थी ब्राह्मी। कौन सी थी? ब्राह्मी थी। उसके बाद में अरामाइक थी। कौन सी? अरामाइक थी, ठीक है। उसके बाद में खरोष्ठी थी। कौन सी थी? खरोष्ठी थी। और खरोष्ठी के बाद में सबसे अंतिम में कौन सी थी? यूनानी थी। तो कौन कौन सी थी? देखिए एक हो गया हमारा ब्राह्मी हो गया, दूसरा अरामाइक हो गया, तीसरा खरोष्ठी और चौथा यूनानी। लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत के अभिलेख जितने भी हैं सारे ब्राह्मी लिपि में हैं। किसमें हैं? ब्राह्मी लिपि में है। कौन से? उत्तर भारत के जितने भी अभिलेख हैं, ठीक है, ये किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। इसके बाद में हम देख लें कि जो इस अभिलेख की खोज, ठीक है, इस अभिलेख की खोज 1750 में टी पैंथर ली ने की थी। किसकी? दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज, ठीक है। इसको पढ़ने का दावा 1837 में। अब कभी कभी पूछता है कि जो अशोक का अभिलेख था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था, लेकिन ये गलत पढ़ दिया था, ठीक है। इसने जो है जेम्स प्रिंसेप ने गलत पढ़ा था और ये क्या पढ़ा था? दिल्ली टोपरा को। क्या पढ़ा था? दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा इसको पढ़ा था। किसको पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था, लेकिन गलत पढ़ा था। बाद में इसको सही जो पढ़ने का काम किया था वो टर्नर महोदय ने किया था। किसने किया था? टर्नर महोदय ने। तो सही किसने पढ़ा था? टर्नर महोदय ने इसको पढ़ा था। अभिलेखों की खोज जो है वो पोलियर ने किया था। कौन किया था? पोलियर ने किया था। अब चलिए अशोक के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए जो था अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला चला गया था। ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और 298 में जो है इसने संलेखना द्वारा अपने शरीर को जो है त्याग दिया था। संलेखना मतलब ये होता है कि बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर का त्याग कर देना, उसको बोलते हैं संलेखना। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। देखिए ये हम बता चुके हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, ठीक है। अब देखिए जो बिंदुसार, ठीक है, तो इसमें देखिए माता का नाम इसके शुभद्रांगी था, पिता का नाम बिंदुसार था। ये अशोक के बारे में बात किया गया है और इसका जो सबसे प्रचलित नाम था वो क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। राज्याभिषेक इसका 269 ईसा पूर्व, राज्यारोहण 4 वर्ष बाद हुआ था। अभिलेख की भाषा अभी हम देखे हैं प्रकृत थी, जबकि इसकी लिपियां कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। और जो उत्तर भारत की है वो कौन सी है? तो ब्राह्मी है, ठीक है। अशोक का नाम जो है अशोक ही किस उसमें मिलता है? तो देखिए मास्की, गुज्जरा, नेतुर और उदयगोलम में। ये बात भी हम देख चुके हैं। इसके बाद में इसके अभिलेखों के बारे में बात कर लें। तो देखिए अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख यानी 3 भागों में इसको बांटा गया। किसमें किसमें? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। दीर्घ शिलालेख कितने हैं? तो देखिए कुल संख्या इनकी 14 है। प्राप्त कितने हैं? 10। लघु शिलालेख, इसके बाद में स्तंभलेख कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? लौरिया अजराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा दिल्ली टोपरा हो गया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेरठ हो गया
और उसके बाद में हम देख लेते हैं प्रयाग और संकिसा। तो देखिए लौरिया अजयराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों हमारा जो है ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये बात भी कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 3 है। कौन कौन से? लौरिया अजराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ठीक है, इसके बाद में गुहा लेख। तो इतनी बातें जो है, इसके बाद में देख लेते हैं इसके 14 जो है दीर्घ शिलालेख। ठीक है, 14 दीर्घ शिलालेख। पहला है जीव हत्या का निषेध, दूसरे में जो है चोल पांड सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्ण, यवन के राजा एंटियोक और उसके पड़ोसी राज्यों का भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का भी इसने व्यवस्था किया था। तीसरे नंबर पे है युक्त रज्जु व प्रदेश नाम के 3 नए अधिकारियों की जो है नियुक्ति था। 4 में क्या था? भेरी घोष धम भेष घोष में बदल गया। इसके बाद राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम महामात्यों की इसने चर्चा की है। इसके बाद में जो 6वां अभिलेख था उसमें जो है प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला जो हमारा हो जाता है वो देखिए महत्वपूर्ण तो इसमें कुछ ही है। उसके बाद में अशोक धम यात्रा, लेकिन क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद में जो धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, धम्म को जो है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बताया। फिर 10वें जो दीर्घ शिलालेख है उसमें बताया कि धम्म की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया। और जो 11वां था धम्म दान का उल्लेख किया, मतलब दान से संबंधित बात की। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बात की। उसके बाद में 13वें में ये हम देख चुके हैं कि किसकी बात की? कलिंग विजय पर, और ये कई बार पूछा हुआ है कलिंग विजय। ठीक है, इसके अलावा 5 यौन राजाओं का जो है उल्लेख किया था। कौन कौन से थे? चोल पांड सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी। और 14 में जो है सभी लेखों हेतु उपसंहार स्वरूप। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं गिरनार कहाँ है। तो गिरनार जो है हमारा कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ जाता है जूनागढ़ गुजरात में। शहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। धौली कहाँ है? ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। जौगढ़ कहाँ है? गंजाम जिला उड़ीसा में। ठीक है, कालसी कहाँ है? देहरादून में। सोपारा कहाँ है? ये ठाणे महाराष्ट्र में। मनसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान में। एरागुडी कहाँ है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कांधार अफगानिस्तान। सन्नति कहाँ है? गुलबर्गा कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं 13 शिलालेखों में वर्णित 5 यौन राजा। देखिए मिस्र का कौन सा राजा था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय था तुर्मय। ठीक है, और इसके बाद एपीएस अलेक्जेंडर था अलिक सुंदर। उसके बाद साइरिन, इसको मैगिस या मग भी बोलते थे। इसके बाद मैसेडोनिया का कौन था? एंटीगोनास गोनार्ड्स अंतिकन। ठीक है, इसके बाद सीरिया का एंटियोकस द्वितीय या एंटियोक, जो भी नाम बोल लीजिए। ठीक है, ये सब था। इसके बाद में हमारा आ जाता है जो है मौर्य प्रशासन की व्यवस्था। तो देखिए मौर्य प्रशासन में क्या होता था? प्रांत उपराजा द्वारा नियंत्रित होता था। उसके बाद मंडल प्रतिष्ठा होता था। आहार या विषय या विषापति होता था। उसके बाद में स्थानीय लोग में 800 ग्रामों का एक समूह होता था, और जो 800 लोगों का समूह होता था उसी को स्थानीय कहा जाता था। 400 लोगों का जो समूह होता था उसको द्रोणमुख कहा जाता था। और जो 200 ग्राम मतलब ग्रामीण लोगों का समूह होता था उसको जो है खारवटिक कहा जाता था। और संग्रहण, ये 10 गाँव का एक समूह होता था जिसको संग्रहण। तो सबसे छोटी इकाई मौर्य काल में क्या थी? ग्राम थी। अब देखिए कुछ विभाग दिए हुए मौर्य काल के, जैसे देखिए कूप्या अध्यक्ष, तो ये क्या हो गया था? वन का प्रमुख हो गया था। सीता अध्यक्ष, ये कृषि, सीता शब्द जहाँ आए समझ लीजिए कि कृषि से ही संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद में विविता अध्यक्ष 4 गाँवों और पशुओं का जो है क्या होता था? प्रमुख होता था। अकारा अध्यक्ष, ये खान का प्रमुख होता था। उसके बाद लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल का प्रमुख होता था। इसके बाद में कुछ और है, पौतवा अध्यक्ष। कौन सा? पौतवा अध्यक्ष, ये मापतौल का प्रमुख होता था। पर्ण अध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग का। और सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ जो है इसमें 18 तीर्थ के नाम से जाना जाता था। जो इसके प्रशासन थे वो 18 जो है लोग नियंत्रित करते थे। जैसे हम लोग के यहाँ मंत्रिमंडल होता है, ऐसे इसके यहाँ 18 लोगों का एक मंत्रिमंडल था। तो देखिए सबके कार्य अलग अलग बटे हुए थे, तो उनको क्या कहते थे? देखिए प्रधानमंत्री जो है पुरोहित होता था। युवराज या राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, इसके बाद समहर्ता जो होता था वो राजस्व मंत्री होता था। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लेते हैं सन्निघाता क्या होता था? कोषाध्यक्ष, कई बार पूछा हुआ है। सन्निघाता और समहर्ता ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सन्निघाता कोषाध्यक्ष होता था और समहर्ता जो है राजस्व मंत्री होता था। सेनापति सीधे पता है कि सैन्य मंत्री होता था। क्या होता था? सैन्य मंत्री होता था। इसके बाद में प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो होता था ये दीवानी मामले का होता था। दंडपाल क्या होता था? सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। और अंतपाल लिखा है तो जो सीमा के अंदर की दुर्गों की देखभाल करता रहा होगा तो अंतपाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं 10वें नंबर पे हमारा कर्मांत। ये जो कर्म भाई करेगा तो यानी उद्योग मंत्री हो जाता था। दुर्गपाल, अब देखिए वो अंत था तो अंदर, अब ये दुर्ग है तो दुर्ग के बाहर ही रहेगा, यानी दुर्ग के बाहर की देखभाल करने वाला। ठीक है, अब ये है तो नागरिक नाम है तो नगर की देखभाल करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रशासता, ये राजकीय दस्तावेजों का, जो दस्तावेज होते थे राज्य का, उसकी देखरेख करता था। द्वारिक, अब द्वारिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये द्वारपाल की तरह यानी राजप्रसाद, जो राजप्रसाद महल वगैरह होते थे उसकी देखरेख करता था। उसके बाद में
अंतर्वासी। अब भाई एकदम अंदर रहेगा यानी राजा के निजी अंगरक्षक, यानी कह लीजिए कि बिल्कुल राजा का राइट हैंड, ठीक है ऐसे। उसके बाद में आटविक, ये वन विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। ठीक है, क्या वन विभाग का प्रमुख होता था। अब मंत्री परिषदाध्यक्ष, तो भाई अब मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। नायक, तो ये क्या हो जाएगा, नायक भाई हमेशा सेना का क्या होगा, प्रमुख होगा, उसका संचालन करता होगा। कुछ इसके बाद कुछ प्रमुख कर लगाए जाते थे। देखिए सबसे पहला जो कर है वो है पिंड कर। पिंड कर किसका होता था, गांव पर कर होता था। भाग जो है ये भूमि पर होता था। बलि जो होता था ये पूछा हुआ है, बलि किस पर था, तो बलि जो है धार्मिक उपकर था, ठीक है। इसके बाद में गुल्मदेय जो था ये सैनिकों पर था। और उदय कर ये भी पूछा हुआ है, सिंचाई पर था, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है बिष्टि, ठीक है, क्या बिष्टि, ये भी पूछा हुआ है, बेगार कर था, ठीक है। हिरण नगद कर था। और प्रणय जो था ये आपातकालीन कर था। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज जो है हमने मौर्य काल को पूरा बढ़िया से देखा है। अब अगले क्लास में जो है हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।